हेलो फ्रेंड्स। हम लोग विज्ञान कक्षा 9 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग आज पहला चैप्टर का पार्ट 4 कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, इसमें हम लोग जितने भी पार्ट के अंदर प्रश्न हैं उन सभी को हल करेंगे, ठीक है। उनको हम लोग हल करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो आइए हम लोग सीखते हैं। देखिए, हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलिए। तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अब आपको जो 273 जोड़ने या घटाने में कंफ्यूजन होती है वो अब बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो कैसे करेंगे हम लोग? तो आइए शुरू करते हैं। आपको बस एक फॉर्मूला याद रखना है, केल्विन बराबर 273 और 1 मिनट, केल्विन बराबर 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एक बस यही याद रखना है, बाकी कोई भी आपको याद नहीं रखना है। बस इसी से हमारा सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन में कितना दिया है? 300 केल्विन। तो केल्विन की जगह आप कितना लिख देंगे? 300 बराबर कितना दिया है? 273 और प्लस से डिग्री सेल्सियस। एक ही फॉर्मूले से आपके दोनों टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए, ये 300 यहाँ लिखा, 273 जब बराबर के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और बराबर में सिर्फ उधर कौन रह जाएगा? डिग्री सेल्सियस। तो बताइए, यहाँ 300 में से 273 घटाएंगे तो कितना बचेगा? आप बताइए। तो यहाँ पर बचेगा 27 डिग्री, और जो कि मान होगा सेल्सियस में। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस एक यही फॉर्मूला आपको याद रखना है, बाकी सिंपल सा मैथमेटिक्स सॉल्व करनी है। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। अब इसका चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, बहुत आसानी से कर लेते हैं। अगली बार हमको दिया है 573 केल्विन, तो सिंपल सा फॉर्मूला वही रखेंगे, के बराबर क्या लिखा था? 273 और प्लस में डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आपकी केल्विन का मान कितना दिया है? यहाँ से देखिए 573, तो सिंपल सा लिख देंगे 573 बराबर कितना है? 273 और प्लस में डिग्री सेल्सियस। तो 573 में से 273 इधर आ जाएगा, तो 273 जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और बराबर में डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अब देखिए, 573 में से 273 घटाएंगे तो सिर्फ बचेगा 300, जो कि हमारा डिग्री सेल्सियस में मान होगा, और यही हमारा आंसर है। तो फ्रेंड्स, केवल एक फॉर्मूले से ही आपको जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम लोग देखते हैं। कोई भी क्वेश्चन में अब आपको 1% भी डाउट नहीं रहेगा। देखिए, तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। आज आपका एक ही कॉन्सेप्ट बताएंगे जिसमें ये सभी क्वेश्चंस खत्म हो जाएं। देखिए, जल जो होता है वो क्या होता है? तीनों भौतिक अवस्थाओं में पाया जाता है। यानी जल जो है वो ठोस भी होगा, और द्रव रूप में भी रहेगा, और गैस में भी पाया जाएगा। ठीक है, तो आइए किस किस तापमान पर ये किस किस में रहेगा तो हम आपको बताते हैं। जब भी तापमान 0 डिग्री सेल्सियस आपसे पूछे, या फिर आपसे कहे कि 1 से 99 के बीच आपको कोई तापमान दे दे, या फिर आपसे कहे 100 डिग्री सेल्सियस पर कितना होगा, या फिर कहे आपसे 100 से ज्यादा। 100 से ज्यादा का मतलब 100 से ऊपर कोई भी हो। तो अब यहां आराम से समझेंगे। देखिए, जब भी वो आपसे क्या कहे कि 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो जीरो पे हमको पता है कि जल किस रूप में होता है? बर्फ में होता है। बर्फ मतलब क्या कह सकते हैं? इसको ठोस होता है। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पर ये जम जाता है, और जमने का मतलब क्या है? किस रूप में रहेगा? ठोस में होगा। तो देखिए ध्यान से, केवल ये ठोस में नहीं होता है, जीरो पर या ठोस और द्रव दोनों में अदलते बदलते रहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जीरो पर क्या होता है? या ठोस द्रव में और द्रव ठोस में लगातार बदलते रहते हैं।
लेकिन यहीं पे बात करें अगर कोई 1 से 99 तक की, 1 से 99 तक में क्या होता है, ये देखिए, ये द्रव में रहेगा। किस अवस्था में रहेगा? द्रव अवस्था में। तो आपको कोई भी 1 से लेके 99 तक के तापमान में कोई भी तापमान देके पूछे, जैसे मान लो कह दिया 25 डिग्री, तो 25 इसी के बीच में आएगा, तो हम लोग कह देंगे किस में होगा? द्रव में। अब ऐसे ही देखिए 100, यानी यहां समझिए 100 तापमान दिया है, तो 100 पे हम लोगों को पता है जो पानी होता है वो उबलता है, तो उबलने पे वो किस में बदल जाता है? वाष्प या फिर गैस में। तो चलिए हम लोग यहाँ पर गैस लिखते हैं। तो देखिए कितना आसानी से हो जाएगा, ये किस में रहेगा? द्रव और गैस दोनों में पाया जाएगा। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 100 डिग्री पे किस अवस्था लिखेंगे? कौन सी अवस्था होगी? द्रव और गैस। और जैसे ही 100 से ज्यादा का कोई भी टेम्परेचर हो, वहां पे ये सिर्फ किस में पाया जाएगा? गैस या कह लीजिए वाष्प अवस्था में पाया जाएगा। ठीक है, तो आपको बस यही याद रखना, 0 डिग्री सेल्सियस पर किस में होगा? ठोस और द्रव में। 1 से 99 में कितने में होगा? द्रव में। 100 डिग्री सेल्सियस पर अवस्था इसकी क्या होगी? द्रव और गैस। और 100 से ज्यादा कोई भी टेम्परेचर हो तो वहां क्या होगा? गैस होगी। ठीक है, तो इतनी चीजें आप ध्यान रखेंगे, इसको नोट कर लेंगे। उसके बाद आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमको पहला जो दिया है, कितना दिया है? 250 डिग्री सेल्सियस। तो आप अपने आप से बताइए 250 का मान ये कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक है। तो हम लोगों ने जो लास्ट पॉइंट लिखा था कि अगर 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा, अतः तब जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? बोलिए जल्दी से, इसकी अवस्था कौन सी होगी? इसकी अवस्था आप बताएं। तो इसकी अवस्था होगी 100 से ऊपर में वाष्प या फिर कह लीजिए गैस। ठीक है, कोई भी एक चीज लिख सकते हैं, वाष्प या फिर गैस। 100 से ऊपर कोई भी तापमान दिया हो तो इसकी भौतिक अवस्था क्या होगी? वाष्प या गैस। अब दूसरा क्वेश्चन है, देखिए 100 डिग्री सेल्सियस दिया है। तो 100 डिग्री पे हम लोग देखते हैं, हमने कहा था 100 डिग्री पर यह दो रूपों में पाया जाएगा। एक तो कौन सा होगा? द्रव होगा, और दूसरा कौन सा होगा? गैस या वाष्प, कोई एक चीज लिख दी जिसमें ये अदलते बदलते रहेंगे। ठीक है, 100 डिग्री पर द्रव और गैसीय दोनों अवस्थाएं होती हैं, क्योंकि 100 डिग्री पर जल उबलकर भाप बनने लगता है। और ये जो पहला वाला है 100 डिग्री से ऊपर का है, तो इसीलिए सिर्फ केवल किसमें होगा? गैसीय अवस्था में होगा। तो वो सब आपको कोई दिक्कत नहीं, जो हम लोगों ने बताई है वो सब कॉन्सेप्ट से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखिए बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है। देखिए ये बहुत समझने लायक है। किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन, यहां समझिएगा, अवस्था परिवर्तन के दौरान ताप स्थिर रहता है। ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लें कि जब भी कोई पदार्थ की अवस्था परिवर्तित होती है तो उसका जो तापमान है वो स्थिर रहता है, मतलब नहीं बदलता। समझिए, जैसे कोई पदार्थ अगर ठोस से द्रव में बदल रहा है, तो जितनी देर ये ठोस से द्रव में बदलेगा तो वहां पर जो तापमान है, तापमान उतनी देर नहीं बदलेगा, तापमान स्थिर हो जाएगा, स्थिर रहेगा। ये बात समझिए। जैसे आपको कोई ठोस पदार्थ दिया गया है, तो आप इसको अभी गर्म कर रहे हैं, ठोस को गर्म कर रहे हैं, तो पहले तो इसका तापमान बढ़ेगा। ये बात समझिएगा, तापमान बढ़ेगा। मतलब आपको कोई ठोस पदार्थ दिया गया है और आप उसको गर्म कर रहे हैं, तो उसका तापमान जो होगा बढ़ने लगेगा। और ये बढ़ते जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर ये अब तापमान नहीं बढ़ेगा, केवल ये ठोस क्या होगा? पिघलने लगेगा, यानी ठोस किसमें? द्रव में बदलने लगेगा। तो समझिए यहां पर क्या हो रहा, अभी आप ठोस को गर्म कर रहे हैं, जो गर्मी दे रहे हैं इसको, वो इसके तापमान को बढ़ा रही है। ध्यान से समझिएगा। लेकिन जब तापमान एक बार कहां तक पहुंच जाएगा? इसके गलनांक तक पहुंच जाएगा। ठीक है, जो भी इसका गलनांक होगा वहां तक पहुंच जाएगा। अब जो भी आप गर्मी देंगे वो इसका तापमान नहीं बढ़ाएगी, वो क्या करेगी? इसको ठोस से द्रव में ले जाएगी।
तो कहना वो जो आप गर्मी दे रहे हैं वो या ऊर्जा दे रहे हैं वो कहाँ चली जाएगी? वो जो ठोस के अणुओं के बीच बंध बने हुए हैं इनको तोड़ने में खत्म होती जाएगी। जब ठोस के जो अणुओं के बीच के बंध टूटेंगे तभी ये आजाद होंगे और तभी दूर दूर चलेंगे। और दूर दूर किसमें होते हैं? द्रव में, क्योंकि ठोस में तो ये पैक होते हैं ना, एक दूसरे से बहुत मजबूती से जुड़े हुए होते हैं। तो इन्हीं के जुड़े हुए जो बंध होते हैं उनको तोड़ने के लिए ये जो आप ऊर्जा दे रहे हैं सारी खर्च हो जाती है, इसीलिए उसका तापमान जो है वो नहीं बढ़ता है। ठीक है, तो याद रखेंगे जब भी कोई अवस्था परिवर्तन होता है तो वहां पर तापमान स्थिर रहता है। क्यों स्थिर रहता है? क्योंकि आप जो ऊर्जा देते हैं या ऊष्मा देते हैं वो कहाँ खर्च हो जाती है? उसके अणुओं के बीच में जो बंध बने होते हैं उनको तोड़ने में ही खत्म हो जाती है, तो ताप बढ़ता ही नहीं है। आइए अब इसको पढ़ते हैं, फिर हम लोग देखते हैं। देखें, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान ताप स्थिर रहता है। इतनी बात तो अपने दिमाग में बैठा ही लीजिए, जब भी अवस्था परिवर्तन होगा, चाहे ठोस से द्रव में हो और चाहे द्रव से गैस में हो, कोई भी अवस्था परिवर्तन हो वहां पर क्या होगा? ताप स्थिर रहेगा। क्यों? क्योंकि दी जाने वाली ऊष्मा, मतलब जो आप ऊष्मा दे रहे हैं यानी गर्म कर रहे हैं, उसके कणों के बीच आकर्षण बल को तोड़ने में ही खर्च हो जाती है। बस यही आंसर है आपका, उसके कणों के बीच आकर्षण बल को तोड़ने में ही खर्च हो जाती है। हमने पढ़ा जो ठोस के कण होते हैं वो बहुत नजदीक नजदीक होते हैं, इनके बीच में आकर्षण बल बहुत तेजी से काम करता है, बहुत ज्यादा काम करता है। तो जो भी आप ऊष्मा दे रहे हैं वो किसमें खर्च हो जाती है? इनके बीच जो आकर्षण बल है या कहिए बंध बने हुए हैं उनको तोड़ने में खर्च हो जाती है। अतः इस प्रकार अवस्था परिवर्तन के दौरान जो ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा या वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जो आप ऊष्मा देते हैं किसको? ठोस से द्रव में बदलने के लिए, तो ये हो जाएगा गलन की गुप्त ऊष्मा। और द्रव को वाष्प या गैस में बदल रहे हैं तो ये हो जाएगा वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। फिलहाल वो आपको नहीं, बस आपको यहां तक लिखना है, प्रयुक्त हो जाती है, अतः उसका तापमान स्थिर रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये समझाना है कि वायुमंडलीय गैसें जो हैं, वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तित करना, बस आपको कुछ नहीं करना, जो गैस है आपकी उसको आपको किस में बदलना है? द्रव में बदलना है। तो देखिए, हम सब ने पढ़ा है जो गैस के अणु होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। जैसे ये कोई बर्तन है, बर्तन के अंदर ये गैस बड़े दूर दूर होती है। तो आप इनको कैसे पास पास ला सकते हैं? क्यों? क्योंकि द्रव में क्या होता है, जो अणु होते हैं वो गैस की तुलना में ज्यादा नजदीक होते हैं। तो एक तो तरीका क्या है, इनका तापमान जो हो वो आप कम करते चले जाएं, तापमान कम कर दें। ठीक है, तो तापमान कब कम करने से क्या होगा? इनकी गतिज ऊर्जा जो है वो कम हो जाएगी, तो ये सब ठंडे होने लगेंगे। ठंडे होके क्या हो जाएंगे? सिकुड़ने लगेंगे, सिकुड़ के सब एक दूसरे के पास पास आने लगेंगे। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है? आप इस पे एक पिस्टन लगाएं और ऊपर से इसको दबा दें नीचे की तरफ, यानी दाब बढ़ा दें, दाब का मान अधिक कर दें। दो ही तरीके हैं। एक क्या करें? दाब, देखिए दाब को बढ़ाकर या फिर तापमान को घटाकर वायुमंडलीय गैसों को द्रव में बदला जा सकता है। बस यहीं तक आंसर है। देखिए कैसे, एक सिलेंडर में क्या करें? वायुमंडलीय गैसों को भर लें, फिर इसमें लगे पिस्टन, जो ये ऊपर लगा होता है पिस्टन, पिस्टन से संपीड़ित, संपीड़ित करना माने दबाएं, ठीक है, और ताप को कम करें तो पदार्थ के कण समीप आ जाते हैं और द्रव में बदल जाते हैं। बस आपको यही चीजें ध्यान रखनी है। देखिए जैसे इसमें गैस है तो इसके अणु दूर दूर हैं, तो आप क्या करें, ये जो पिस्टन है, पिस्टन को क्या करें? नीचे की ओर दबाएं। जैसे देखिए यहां दबा रहे हैं तो क्या होगा, जो अणु दूर दूर थे और दबाने पे देखिए एकदम पास पास आ गए, यानी ये किस में बदल गए?
द्रव में। तो ये तो पहला तरीका हुआ कि दाब डालकर। दूसरा हमने बताया कि इनका तापमान कर देंगे तो भी इनकी क्या हो जाएगी, ऊर्जा कम हो जाएगी और फिर भी ये अणु क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा था ये नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये है कि गर्म शुष्क दिन, मतलब गर्मियों के दिनों की बात कर रहे हैं, गर्म और शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा करता है, क्यों? देखिए दो तरीके का मौसम आपने देखा होगा। एक, जिस दिन क्या हो, गर्मी ज्यादा रहे लेकिन शुष्क मौसम रहे, शुष्क मौसम रहे। दूसरा, कभी कभी आपने देखा होगा गर्मी तो होती है लेकिन साथ में उमस बहुत होती है। तो हम उमस वाले की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, शुष्क वाले की। तो आइए देखते हैं ऐसा क्यों होता है। तो सिंपल सा इसका आंसर है कि जिस दिन गर्म और शुष्क दिन वाले में वायु में नमी कम होती, मतलब जब भाई मौसम शुष्क होगा तो यानी वायु में जो नमी की क्या होगी, कमी होगी, यानी नमी कम रहेगी। और तापमान गर्म है तो जाहिर सी बात है तापमान अधिक होगा। दो चीजें आपने यहाँ समझी कि अगर तापमान ज्यादा है, ध्यान से समझिएगा, तापमान क्या है, ये ऊपर का एरो बता रहा है कि तापमान ज्यादा है और नमी क्या है, कम है। नमी क्या है, कम है, जिसके कारण वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। हमने पढ़ा है जो तापमान होता है, अगर तापमान ज्यादा होगा तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी, बताइए, वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी ना, यही तो पढ़ा है, वाष्पीकरण ज्यादा होता है ना। जिस दिन तापमान ज्यादा रहेगा तो वाष्पीकरण बढ़ जाएगा, या कहिए वाष्पीकरण अधिक होगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर जिसके कारण वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, क्योंकि तापमान बढ़ने पर आर्द्रता घटने पर वाष्पीकरण दर बढ़ती है। ये बात हम लोगों ने पढ़ी है। तथा हम जानते हैं कि जो वाष्पीकरण से ही शीतलता उत्पन्न होती है, ये बात इंपॉर्टेंट है। जो शीतलता है या ठंडापन है वो किसके कारण आता है, वाष्पीकरण से। कि जो घड़े का पानी आप लोग पीते हैं उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, वहीं से वाष्पीकरण होता है, जिसके कारण देखिए घड़े का पानी कैसा होता है, ठंडा होता है। तो हम जानते हैं कि वाष्पीकरण से ही शीतलता आती है, अतः कूलर के अंदर से ठंडी हवा कमरे में फैलकर कमरे को ठंडा बना देती है। बस आंसर यहीं पे है कि जिस दिन गर्म और शुष्क दिन होगा तो वायु में नमी की जो मात्रा होगी वो कम होगी और तापमान अधिक होगा। ये गर्म दिन की कंडीशन है। अब तापमान अधिक होने से क्या होता है, वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है और जितनी तेजी से वाष्पीकरण होगा उतना ही आपको ठंडा ठंडा लगेगा। आप इसको ऐसे महसूस करते हैं, आपके सामने शरीर में पसीना आता है, पसीना आने पे आप क्या करते हैं, कूलर या पंखे के सामने जहां भी हवा चलती है वहां आप बैठ जाते हैं। बैठ जाने पे क्या होता है, पसीना जितनी तेजी से उड़ता है, पसीना जो है जितनी तेजी से उड़ेगा उतना ही आपको ठंडा ठंडा लगता है। जैसे एसी में बैठ जाएं तो तुरंत पसीना एकदम सूख जाता है और आपको ठंड जैसा लगने लगता है। तो इसीलिए कूलर के अंदर से ठंडी हवा बाहर कमरे में फैलने लगती है और आपको ठंडा लगने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो ये रहा कि देखिए ध्यान से, ये भी सब क्वेश्चन एक ही जैसे हैं। एसीटोन या फिर पेट्रोल, एसीटोन छोड़ दीजिए, पेट्रोल समझिए, या फिर इत्र, कोई भी तीन में से एक नाम समझ लीजिए जो आपने देखे हों। ये डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती। कभी आप पेट्रोल को हाथ पर जब लेंगे तो देखेंगे पेट्रोल जब हाथ पर आप रखेंगे तो आपको कैसा लगेगा, बड़ा ठंडा ठंडा लगेगा। ठीक है, तो अब देखिए ऐसा क्यों होता है कि एसीटोन या पेट्रोल या फिर इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी हो जाती है, क्यों? क्योंकि इसके कण जो होते हैं, किसके कण, पेट्रोल या फिर परफ्यूम के कण हथेली या उसके आसपास से ऊष्मा ग्रहण कर लेते हैं। यानी जो ये पेट्रोल के कण हैं ये आपके हाथ से ऊष्मा लेंगे और क्या करेंगे, उड़ जाएंगे। आसपास से ऊष्मा ली और वाष्पीकृत हो गए, वाष्पीकृत मतलब भाप बन के उड़ गए। अब जहां से ये ऊष्मा लेके चले गए, चाहे आपका हाथ हो चाहे आस पड़ोस का
वायुमंडल, वहां पर तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और तापमान कम होगा, बस यही लिए हमको क्या, हथेली पर शीतलता महसूस होने लगती है। हमेशा याद रखिए, जैसे आप लोहा है, ठंडियों में लोहा छुए जाके, लोहा छूने पर कैसा लगता है, ठंडा लगता है। क्यों, क्योंकि देखिए लोहा जो होता है वो क्या करता है, आपके हाथ से ऊष्मा को अवशोषित कर लेगा। लोहा क्या करेगा, आपके हाथ से ऊष्मा को ले लेगा। तो लोहे ने तो ऊष्मा ले ली है, आपके हाथ से ऊष्मा क्या हो गई, चली गई। तो यानी आपके हाथ का तापमान अब कैसा हो गया, कम हो गया, और आपको अब ये क्या लगने लगेगा, ठंडा ठंडा लगने लगेगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा, जब एसीटोन को आप अपनी हथेली पे डालते हैं तो पेट्रोल या एसीटोन के जो कण होते हैं वो आपके हाथ से क्या करेंगे, ऊष्मा लेके अपने आप तो वाष्प बन के उड़ जाएंगे, और आपके हाथ का तापमान जो होगा उस जगह का कम हो जाएगा। यही लिए आपको ठंडा ठंडा लगने लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अब देखिए फिर वही सब क्वेश्चन एक ही जैसे हैं। कप की अपेक्षा, ध्यान से सीजिए, कप की अपेक्षा प्लेट से गर्म दूध या चाय जल्दी पी लेते हैं। ये जिसने भी वाष्पीकरण का टॉपिक पढ़ा है तो वो आसानी से कर लेगा। ठीक है, तो देखिए क्यों, कप में एरिया जो होता है कम होता है और प्लेट में एरिया ज्यादा होता है। तो देखिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्लेट की सतह को क्षेत्रफल, प्लेट की सतह का क्षेत्रफल कप की सतह के क्षेत्रफल से अधिक होता है। आप ऐसे देखिए, कप जो होता है उसमें जगह कम होती है और प्लेट में जगह क्या होती है, ज्यादा होती है। तो जितना अधिक सतह का क्षेत्रफल होगा, ये हम लोगों ने पढ़ा था जब वाष्पीकरण पढ़ा है कि उसमें एक कारक पढ़ा था सतह का क्षेत्रफल। तो जितना अधिक सतह क्षेत्रफल होगा वाष्पीकरण भी उतनी जल्दी होगा। ये बात समझिएगा। जैसे हम लोग एक कटोरी में पानी रख के आए छत पे और बड़ा सा एक थाली में पानी रख के आए उतना ही पानी, तो किसमें से जल्दी उड़ेगा, तो आप सब कहेंगे किसमें से, थाली में से। कपड़े को लपेट के अगर सुखाने डालें और कपड़े को फैला के सुखाने डालें तो कौन सा जल्दी सूखेगा, फैलाने वाला। तो जैसे ही आप सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देंगे वाष्पीकरण भी जल्दी होने लगेगा। अब देखिए हमारे पास प्लेट है जिससे दूध या चाय जल्दी ठंडी हो जाती है। अगर चाय किस में रखी है, प्लेट में रखी है, तो यहाँ से वाष्पीकरण तेजी से होगा। और हमने कहा जहां पर भी वाष्पीकरण होता है वहां चीजें कैसी हो जाती हैं, ठंडी हो जाती हैं। तो दूध या चाय जल्दी ठंडी हो जाएगा और हम उसको जल्दी जल्दी पी सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा वाष्पीकरण से क्या होता है, ठंडक मिलती है। तो वाष्पीकरण वो किसी भी चीज का हो, जैसे चाय का वाष्पीकरण हो रहा है तो चाय अपने आप में ठंडी हो जाएगी, दूध का हो रहा है तो दूध ठंडा हो जाएगा, हम लोग आसानी से पी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फ्रेंड्स वीडियो लंबी हो रही है, एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं हम लोग, फिर देखते हैं आगे। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, गर्मियों के दिनों में, जो गर्मियों के दिन होते हैं वहां देखिए क्या होता है, किस तरह के कपड़े हमको पहनने चाहिए। तो ये तो व्यवहारिक आंसर है, हम सभी लिख सकते हैं, गर्मियों के दिनों में हमको किस तरह से कपड़े पहनने चाहिए। तो गर्मियों में हल्के रंग के, एक ये याद रखिए, हल्के रंग के और सूती कपड़े पहनने चाहिए। बस यहीं पे समझिएगा, हल्के रंग के और सूती कपड़े पहनने चाहिए। अब हल्के रंग के क्यों पहनने चाहिए, ये देखिए, जो हल्के रंग के कपड़े हैं ऊष्मा अवशोषित नहीं करते। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितने भी हल्के रंग के कपड़े हैं वो ऊष्मा को अवशोषित नहीं करते। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जितने भी गहरे रंग के कपड़े होते हैं, गहरे रंग के, वो ऊष्मा को अवशोषित करते हैं। तो जब अगर ऊष्मा अवशोषित होगी तो आपको गर्मी लगेगी। और ठीक है, गहरे रंग के हैं वो ऊष्मा अवशोषित करते हैं, जबकि हल्के रंग के ऊष्मा अवशोषित नहीं करते हैं। तो और साथ में सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए, क्योंकि सूती कपड़ों में छिद्र अधिक होते हैं, जिससे पसीना जो होता है अवशोषित हो जाता है, सोख लिया जाता है। और जैसे ही छिद्रों से वो क्या होता है, बाष्पीकरण तेजी से होता है और पसीना सूख जाता है। इस क्रिया में हमारी त्वचा से बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ले ली जाती है। सही है।
ऊष्मा ले ली जाती है और इस तरह त्वचा से ऊष्मा निकलने के कारण ठंडक तथा आरामदायक महसूस होता है। बस आपको कुछ नहीं करना है, केवल ये 2 पॉइंट जो हम लोगों ने ऊपर पढ़े थे उनको ध्यान रखना है कि किस तरीके के कपड़े पहनने चाहिए। तो आप कहेंगे हल्के रंग के पहनने चाहिए, और कैसे, सूती पहनने चाहिए। तो पूछे हल्के रंग के क्यों पहनने चाहिए, तो कहना हल्के रंग के जो हैं ऊष्मा अवशोषित नहीं करते हैं, हमको ठंडा महसूस होता है। सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए, क्योंकि सूती कपड़ों के बीच में छिद्र अधिक होते हैं, इससे हमारी सतह से जो पसीना है वो आसानी से वाष्पीकृत हो सकता है। ठीक है, बस इसीलिए हमको सूती कपड़े पहनने चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक हम लोगों ने जो आज क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, इसके आगे के कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, उनको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।